नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कलाम कोचिंग क्लासेज पर। आज की क्लास में अपना टॉपिक है राजस्थान के इतिहास में रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का इतिहास भी बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। रणथंभौर के अंदर चौहान वंश का संस्थापक, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज। ये गोविंदराज वही गोविंदराज है जो अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय परास्त हो गया तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का सूबेदार बनाया और अजमेर का शासन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज को सौंप दिया था। लेकिन कुछ समय बाद, मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, कुछ समय बाद जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भाई हरिराज जो गोविंदराज का विरोध किया तो गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हरिराज की शिकायत की और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज का दमन कर दिया और गोविंदराज को रणथंभौर की जागीर दे दी। इस प्रकार से गोविंदराज ने रणथंभौर के अंदर और 1194 ईस्वी के अंदर और रणथंभौर में चौहान वंश की राजधानी स्थापित की 1194 में। अब ये 1194 ईस्वी में ये राजधानी स्थापित करता है और वहां शासन करने लग जाता है। रणथंभौर का जो दुर्ग बहुत ही मजबूत अभेद्य दुर्ग जो था, उस दुर्ग में शासन स्थापित इसने किया। इसके समय जब ये 1194 में ये शासक था, जब तक दिल्ली सल्तनत का शासन स्थापित हो गया था, इसके समय 1206 के अंदर गुलाम वंश की स्थापना हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक शासक रहा। जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासक रहता है तब तक गोविंदराज जो है इसके दिल्ली सल्तनत के साथ में अच्छे संबंध थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो ही इल्तुतमिश का जब शासन आता है तो इल्तुतमिश का शासन आते ही विरोध करने लगे। अर्थात पहले तो गोविंदराज दिल्ली सल्तनत के प्रति वफादार था, लेकिन जो ही इल्तुतमिश का शासनकाल आता है, जो ही दिल्ली सल्तनत के साथ में इसका मन मुटाव हो जाता है और इसी कारण इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी के अंदर रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया। क्या किया? 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया और 1226 ईस्वी में आक्रमण करके उसने रणथंभौर को जीत लिया और रणथंभौर को ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। आगे बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। इल्तुतमिश जो था, मैं पहले एक कक्षा में इल्तुतमिश के बारे में स्पेशली पढ़ा चुका हूं। इल्तुतमिश का जो शासनकाल था ये 1236 ईस्वी तक का शासनकाल था। लेकिन गोविंदराज जो है, गोविंदराज को 1226 में इसने परास्त कर दिया। 1226 में रणथंभौर के गोविंदराज को परास्त करके और इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अब गोविंदराज के बाद में शासक बनता है वल्लभ देव। कौन शासक बनता है? वल्लभ देव नामक शासक बनता है। अब ये वल्लभ देव शासक बना तो वल्लभ देव के साथ में भी इल्तुतमिश का विद्रोह चलता था। इल्तुतमिश ने क्या किया? वल्लभ देव को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके धोखे से वल्लभ देव की भी हत्या करवा दी। इस प्रकार से वल्लभ देव का शासन भी समाप्त हो जाता है। वल्लभ देव के बाद में शासक बनता है प्रहलादन और प्रहलादन के बाद में शासक बनता है वीर नारायण। कौन शासक बनता है? वीर नारायण शासक बनता है। देखो, थोड़ा मैं क्रम से ही बता रहा हूं, वैसे इनका कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। प्रहलादन शासक बनता है कुछ समय के लिए और प्रहलादन के बाद में वीर नारायण है, ये शासक बनता है। वीर नारायण जो है ये कुछ दिनों तक इसने शांतिपूर्वक इसने शासन किया।
लेकिन उसके बाद में वीर नारायण को भी खदेड़ दिया गया। वीर नारायण के बाद में शासक बनता है बाघभट्ट। कौन शासक बनता है? बाघभट्ट शासक बनता है। और बाघभट्ट जब शासक बनता है उस टाइम पर 1236 के अंदर रजिया सुल्तान शासक बन जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तब दिल्ली सल्तनत का शासन रजिया के हाथ में आ जाता है और रजिया सुल्तान फिर रणथंभौर पर आक्रमण करती है। रजिया सुल्तान ने एक सेनापति भेजा जिसका नाम था मलिक कुतुबुद्दीन हसन। मलिक कुतुबुद्दीन हसन नाम का जो सेनापति था, प्रसिद्ध सेनापति था, उसको भारी सेना देकर के उसको रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा और रणथंभौर के ऊपर उसने अधिकार कर लिया, बाघभट्ट को परास्त कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई तो बाघभट्ट फिर स्वतंत्र हो गया। बाघभट्ट पुनः स्वतंत्र हो जाता है और बाघभट्ट पुनः अपने रणथंभौर के ऊपर अधिकार कर लेता है। आगे बाघभट्ट जो है, उस बाघभट्ट के बाद में महत्वपूर्ण शासक बाघभट्ट का पुत्र जो शासक बनता है जिसका नाम है जयतर सिंह अर्थात जय सिम्हा के नाम से प्रसिद्ध था। इस जय सिम्हा का शासनकाल है 1250 से लेकर 1282 ईस्वी तक। इसने शांतिपूर्वक रणथंभौर में शासन किया और इसने 1250 से लेकर के 1282 तक लगातार कितने साल शासन किया? 32 वर्ष इसने शासन किया। लेकिन 32 वर्ष शासन करते हुए इसने अपने सबसे योग्य पुत्र, इसका पुत्र जयतर सिंह का पुत्र हमीर देव जो था, हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी उसने चुन लिया और हमीर देव को उसने शासक बना दिया। आगे चल करके जब हमीर देव शासक बनता है तो अपने पिता जो जयतर सिंह जो था, जयतर सिंह के 32 वर्ष के शासन काल की याद के अंदर और उसने रणथंभौर के अंदर 32 खंभों की एक छतरी बनवाई। अपने पिता के 32 वर्ष के शासन काल की याद में हमीर देव चौहान ने रणथंभौर में एक 32 खंभों की छतरी बनाई, जिस छतरी को बोलते हैं न्याय की छतरी। उसको न्याय की छतरी इसलिए बोला जाता था कि हमीर देव चौहान उसी छतरी के अंदर बैठ करके और जनता की फरियाद सुनता था और वहां न्याय करता था, इसलिए इस छतरी का नाम हो गया न्याय की छतरी। अब आगे महत्वपूर्ण शासक कौन है? हमीर देव चौहान जो शासक है ये है। हमीर देव सबसे महान और रणथंभौर के शासकों में सबसे महान और चौहान वंश का अंतिम शासक ये हमीर देव ही था। हमीर देव चौहान जो है इसका शासनकाल 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक का इसका शासनकाल है। 1282 में हमीर देव चौहान का राज्याभिषेक होता है। 1282 में इसका राज्याभिषेक होता है। 1301 में इसकी मृत्यु होती है और इसके बारे में जानकारी के कुछ ऐतिहासिक स्रोत जो है उनकी चर्चा हमने को करनी पड़ेगी। ग्रंथ हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र, ये दो ग्रंथ, हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र, जिसका रचनाकार था नयन चंदन सूरी। ध्यान रखना, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न आ सकता है, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी, ऐसा प्रश्न आ सकता है, कई परीक्षाओं में आया भी है। दूसरा है हमीर रासो, और हमीर रासो का रचनाकार था जोधराज। और तीसरा ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर हट, जिसका रचनाकार है चंद्रशेखर।
इन 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों के आधार पर हमीर देव के इतिहास की जानकारी मिलती है। हमीर देव के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। ये हमीर देव जब शासक बनता है 1282 में 1301 तक शासक बन रहता है। अब इसके बारे में देखो, आगे थोड़ा पढ़ते हैं। हमीर देव जो शासक बनता है, हमीर देव 1282 में शासक बनता है। 1290 तक हमीर देव का शासनकाल बिल्कुल समृद्ध था। हमीर देव शासक बनते ही और इसने दिग्विजय की नीति अपनाई। अपने आसपास के जितने भी जो साम्राज्य थे उनको जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए, और उसने दिग्विजय की नीति अपनाई। सबसे पहले हमीर देव चौहान जो था, उसने भीमरस का राजा था अर्जुन नामक, उस भीमरस के राजा अर्जुन को उसने परास्त किया। भीमरस के राजा अर्जुन को परास्त करके मांडलगढ़ जो दुर्ग है, मांडलगढ़ से उसने कर वसूला। ध्यान रखना, एक कहानी के तौर पर आप याद रखना, सबसे पहले उसने भीमरस के राजा अर्जुन को परास्त किया और मांडलगढ़ से उसने कर वसूला, और उसके बाद में राजा भोज परमार जो था, उस परमार को उसने परास्त किया। राजा भोज परमार को परास्त किया। राजा भोज परमार को परास्त करके फिर उत्तर की ओर मुड़ करके चित्तौड़, आबू, काठियावाड़, चित्तौड़, आबू, काठियावाड़, वर्धनपुर, चंपा, इन सारी रियासतों को जीतते हुए और ये रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचा और रणथंभौर पहुंच करके अपनी इन बहुत सारी विजयों की खुशी के अंदर, और हमीर देव चौहान है वो एक यज्ञ करता है, जिस यज्ञ को बोलते हैं कोटि यजन यज्ञ। कोटि यजन यज्ञ करता है, जिस कोटि यजन यज्ञ का पुरोहित विश्वरूप था। ये ध्यान रखना, हमीर देव चौहान के कोटि यजन यज्ञ का प्रधान पुरोहित कौन था? विश्वरूप था। उसने सबसे पहले किसको जीता? और कोटि यजन यज्ञ जो है ये एक प्रकार का अश्वमेध यज्ञ होता था, जो राजा की शक्ति का प्रतीक होता था। विश्वरूप नामक जो था ये उसके यज्ञ का पुरोहित था। एक नाम और आता है बीजादित्य का। बीजादित्य का नाम आता है। ये बीजादित्य हमीर देव चौहान के दरबार में रहने वाला एक विद्वान था। इसका नाम भी याद रखना, हमीर देव चौहान के दरबार में रहने वाला विद्वान कौन था, उसका प्रधान पुरोहित कौन था, ये बीजादित्य उसके दरबार में रहता था। इस प्रकार से इसने कोटि यजन यज्ञ किया। अब हमीर देव तो अपनी विजयों में लगा हुआ था और इस प्रकार से यज्ञ करने में व्यस्त था। इधर दिल्ली सल्तनत के अंदर और एक खतरनाक बदलाव आता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर 1290 ईस्वी के अंदर खिलजी वंश जो है इसका शासन स्थापित होता है। और खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन खिलजी ये शासक बनता है 1290 में। जलालुद्दीन खिलजी जो ही शासक बना, उसने हमीर देव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति को देखा। जलालुद्दीन खिलजी भी एक साम्राज्यवादी शासक था। इधर हमीर देव चौहान भी अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था। हमीर देव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके और जलालुद्दीन खिलजी ने कहते हैं कि 1290 के अंदर और रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर पर जब उसने आक्रमण किया तो जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले, जब ये जलालुद्दीन खिलजी है ये दिल्ली की तरफ से आ रहा है, जब दिल्ली से ये सेना लेकर के आएगा तो रणथंभौर पहुंचने से पहले
और उसको कहां पहुंचना पड़ेगा? जहीन का दुर्ग, जहीन का दुर्ग जो करौली जिले में है, और इसको रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कहते हैं। यदि दिल्ली से रणथंभौर जाना है तो जहीन के दुर्ग होकर के ही जाना पड़ेगा। जलालुद्दीन खिलजी ने जहीन के दुर्ग को पहले इसको जीता, जीत करके जहीन के दुर्ग को लूटा, लूट करके जलालुद्दीन खिलजी की सेना आगे रवाना हो जाती है। किस तरफ? आगे रणथंभौर की तरफ रवाना हो जाती है, और उसने जाकर के रणथंभौर को उसने घेर लिया। रणथंभौर को घेर लिया। पता लगा हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान ने जहीन के दुर्ग पर जब खिलजी ने अधिकार किया था, उसी समय ही हमीरदेव चौहान ने अपनी सेना को भेज दिया। गुरुदास सैनी नामक ये हमीरदेव चौहान का प्रसिद्ध सेनापति था। इस गुरुदास सैनी को सेना देकर के भेज दिया। गुरुदास सैनी ने जहीन के दुर्ग के अंदर जलालुद्दीन खिलजी से मुकाबला किया और लड़ते हुए मारा गया। एक बात तो ये रखना कि जलालुद्दीन के आक्रमण के समय हमीरदेव के किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? गुरुदास सैनी की मृत्यु हुई। गुरुदास सैनी की मृत्यु होने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ती है। रणथंभौर की ओर आगे बढ़ करके और जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग, एक ऐसा अभेद्य दुर्ग जिसको कोई भेद नहीं सके, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग, मजबूत दुर्ग, जिसके चारों ओर जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा डाल लिया। काफी दिनों तक संघर्ष करने के बावजूद भी और हमीरदेव चौहान के दुर्ग को भेद नहीं सके। तब जलालुद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था मलिक अहमद चप। ये मलिक अहमद चप किसका सेनापति था? जलालुद्दीन खिलजी का। मलिक अहमद चप ने जलालुद्दीन खिलजी को सलाह दी कि हम रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत सकते, अतः अपने को अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। अब यदि जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर के दुर्ग से अपने आप सेना हटाता है तो अपने आप का बहुत बड़ा अपमान है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि ऐसे तो सेना नहीं हटा सकते, लेकिन आखिर जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर को नहीं जीत पाया, रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर पाया, तो ये कहते हुए उसने सेना को हटा लिया। क्या कहा उसने? प्रसिद्ध प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में आया है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 किलों को तो एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। क्या कहा उसने? ऐसा कहा कि मैं ऐसे 10 किलों को तो एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ऐसा कहते हुए अपनी सेनाओं को उसने हटा लिया। आगे चल करके ये सेना लेकर के वापस दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली जाने के बाद में कुछ दिनों तक कोई आक्रमण नहीं होता है, लेकिन 1296 ईस्वी में, कब की बात है? 1296 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और इसका भतीजा जो अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। हत्या करके 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है। हमीरदेव चौहान और उसके बीच में इतिहास में प्रसिद्ध रणथंभौर का युद्ध होता है, जो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तब तक आप